आज अपार्टमेंट अलग लग रहा था। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। शायद ये लिविंग रूम में पड़ने वाली परछाइयों का तरीका था, या शायद ये उसका अपना गुनाह था जो आखिरकार उसे परेशान कर रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी अपने पति राज को सोफे पर बिना हिले बैठे देख रही थी। उसकी आंखें दूर किसी अनदेखी चीज पर टिकी थी। 3 महीने, इतने ही दिन हो गए थे जब उसने सच में उसे देखा था। 3 महीने हो गए थे जब उसने उसे प्यार से छुआ था। 3 महीने एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हुए। उनकी शादी सिर्फ हल्की फुल्की मुलाकातों और एक दूसरे की जगह से बचने तक सिमट गई थी। राज, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से खामोशी को तोड़ पा रही थी। वो हिला नहीं। उसने उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही घर में भूत बन गई हो। राज, प्लीज। इस बार उसकी आवाज कांप गई। अकेलेपन का बोझ उसके सीने पर भारी पड़ रहा था। क्या हम बात कर सकते हैं? आखिरकार उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में जो भाव था, उसे देखकर उसका पेट में अजीब सा लगा। वहां गुस्सा नहीं था, नहीं उदासी। वो कुछ बहुत बुरा था, बेरुखी। जैसे वो खामोशी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसे देखकर वो थक गया था। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो रिया? उसका लहजा विनम्र था, पेशेवर भी, जैसे वो उस औरत से नहीं बल्कि किसी सहकर्मी से बात कर रहा हो, जिसके साथ उसने हमेशा रहने का वादा किया था। हमारे बारे में, उसने पास आते हुए कहा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। कि तुम इतने दूर क्यों हो? तुम मुझे अब क्यों नहीं छूते? तुम मुझसे मुश्किल से बात क्यों करते हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो रही हूं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। उसके होठों के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान आई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों? नहीं, मुझे नहीं। शब्द उसके मुंह से बेताबी और कच्चेपन के साथ निकले। एक दिन सब ठीक था, और फिर अचानक तुम चुप हो गए। तुम गेस्ट रूम में चले गए। तुमने सुबह मुझे किस करके अलविदा कहना बंद कर दिया। तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मैंने क्या किया? राज धीरे से खड़ा हुआ। उसने वो किताब नीचे रख दी जिसे वो पढ़ नहीं रहा था। वो खिड़की के पास गया। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके कंधे उसके स्वेटर के नीचे कसे हुए थे। क्या तुम सच में ये बात करना चाहती हो? उसने धीरे से कहा। भगवान, हाँ, मैं जानना चाहती हूं कि क्या हो रहा है। मैं इसे ठीक करना चाहती हूं। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। वो हंसा, फिर एक खोखली आवाज जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब वो मुड़ा तो उसकी आंखें बदल गई थी। उदासीनता चली गई थी। उसकी जगह कुछ तेज और जानने वाला भाव आ गया था। तुम्हारा पति, उसने धीरे धीरे दोहराया। ये दिलचस्प है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारा कोई पति है। रिया की सांस गले में अटक गई। तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं, उसने हाथ उठाकर कहा। मुझे बेवकूफ बनकर मेरा अपमान मत करो। हम अब उस पड़ाव से आगे निकल चुके हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। राज, मैं तुम्हें क्या लगा? तुम इसे कब तक छिपा पाओगी? रिया, क्या तुम्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूं, कि मुझे देर रात तक काम करने का पता नहीं चलेगा? जिस तरह से तुम अपने फोन पर मुस्कुराती थी जब तुम्हें लगता था कि मैं नहीं देख रहा हूं। नया परफ्यूम, तुम्हारे मैसेज के लिए अचानक प्राइवेसी की जरूरत। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे झुक रहा हो। रिया ने खुद को संभालने के लिए सोफे के पीछे सहारा लिया। मैं समझा सकती हूं। क्या तुम समझा सकती हो? उसकी आवाज शांत और नियंत्रित थी, जिससे ये और भी बुरा लग रहा था। क्या तुम समझा सकती हो कि मेरी पत्नी 4 महीने से अफेयर क्यों कर रही है? क्यों वह दूसरे आदमी के साथ अंतरंग पल बिता रही है, जबकि घर पर सब कुछ ठीक होने का नाटक कर रही है? मुझे सच में उत्सुकता है कि कौन सी सफाई इसे सही ठहरा सकती है। आंसू गालों पर बहने लगे। ये तुमने कैसे, कब कब मुझे पता चला? राज बुकशेल्फ की ओर बढ़ा और एक नीला फोल्डर निकाला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये शुरू होने के 2 हफ्ते बाद तुमने अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया था। तुम्हारे मैसेज स्क्रीन पर ही थे। पिछली रात बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुमसे फिर कब मिल सकता हूं? उसने उन शब्दों को ऐसे पढ़ा जैसे कोई किराने की लिस्ट पढ़ रहा हो, लेकिन मैं उसकी जबड़े की मांसपेशियों को काम करते हुए देख सकती थी। उसके शांत बाहरी रूप के नीचे दर्द का एकमात्र संकेत
मैं तुम्हें उसी समय सामना करना चाहता था। उसने आगे कहा, मैं चिल्लाना चाहता था, चीजें तोड़ना चाहता था, जवाब मांगना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तुम जानना चाहती हो। यूं मैं बोल नहीं पाई। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगी। क्या तुम सच बताओगी, या तुम्हारा अपराध बोध तुम्हें मेरे पास वापस लाएगा। उसने फोल्डर खोला, जिसमें प्रिंटेड स्क्रीनशॉट, टाइम स्टैम्प, हर धोखे के सबूत सावधानी से दस्तावेज के रूप में थे। लेकिन तुमने नहीं किया। तुम बस करती रही, झूठ बोलती रही, उसके साथ खुद को कैप्चर करती रही, जबकि मेरे पास घर आती रही। कुछ भी गलत नहीं था। राज प्लीज। वो उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वो पीछे हट गया। नहीं, उसने कहा, उसकी आवाज में आखिरकार थोड़ी भावना दिखी। मुझे मत छुओ, तुमने वो हक खो दिया है। रिया खड़ी जम गई। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। फोल्डर और राज के हाथ एक हथियार की तरह लग रहे थे, जो सीधे उसके दिल पर निशाना साधे हुए थे। वो दूर देखना चाहती थी, भागना चाहती थी, गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। तुम सबसे बुरी बात जानना चाहती हो, डैनियल ने कहा। उसकी उंगलियां फोल्डर के किनारे पर चल रही थी। यह कोई अफेयर नहीं था। ओ भगवान, जानता है कि काफी सुन लिया। ये तुम्हें देखना था कि तुम हर एक दिन मेरे सामने झूठ बोल रही थी। तुम्हें मेरी चिंतित पत्नी का रोल निभाते हुए देखना, जबकि तुम उन घंटों को गिन रही थी जब तुम फिर से उसके साथ हो सकती थी। ऐसा नहीं था, रिया फुसफुसाई, ये जानते हुए भी कि जब उसने ये कहा तो ये कितना खोखला लग रहा था। राज ने फोल्डर खोला और एक प्रिंटेड स्क्रीनशॉट निकाला। 15 मार्च, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें प्रेजेंटेशन पर देर तक काम करना है, लेकिन इन मैसेज के अनुसार तुम उसके साथ रिवरसाइड होटल में थी, कमरा 412। उसने एक और पन्ना निकाला। 22 मार्च, तुमने कहा था कि तुम अकाउंटिंग वाली सारा के साथ रिंग्स ले रही थी, लेकिन तुम उसके अपार्टमेंट में थी। है ना? सबूत का हर टुकड़ा एक शारीरिक चोट जैसा लग रहा था। रियल बहुत सावधान थी, या उसे ऐसा लगा। उसने मैसेज डिलीट किए, प्राइवेट ब्राउजिंग का इस्तेमाल किया, बड़ी बड़ी झूठी कहानियां बनाई, लेकिन किसी तरह उसे पता चल गया था। उसे शुरू से ही सब पता था। तुम्हें कैसे? उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मुझे ये सब कैसे मिला? राज की मुस्कान उदास थी। तुम उतनी चालाक नहीं हो जितना तुम सोचती हो, रिया। बैकअप एक कमाल की चीज है। तुमने जो भी मैसेज डिलीट किए थे, वे सब वही थे। तुम्हारे अकाउंट से जुड़े हुए हर फोटो, हर प्लान, हर आई लव यू जो तुमने उसे भेजा था, सब सेव था। सब पर टाइम स्टैम्प था। सब पक्का सबूत था। रिया आर्मचेयर पर बैठ गई। उसके पैर आखिरकार जवाब दे गए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूं। उसने कमजोर आवाज में विरोध किया। राज ने एक और पन्ना निकाला। उसकी आंखों में दर्द होने के बावजूद उसका हाथ स्थिर था। अप्रैल 30, सुबह 4:47। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। ये मुझे डराता है, लेकिन मैंने पहले कभी इतना जिंदा महसूस नहीं किया। क्या मुझे आगे पढ़ना चाहिए? ये शब्द ठंडे पानी की तरह लगे। उसे वो रात याद आई। उसने ये बाथरूम में टाइप किया था, जब राज उनके बिस्तर पर सो रहा था। नए जुनून की तेजी ने उसे लापरवाह बना दिया था, उसे बेवकूफ बना दिया था। उसने भेजने के तुरंत बाद इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन साफ है कि तुरंत काफी नहीं था। राज, मैं कंफ्यूज थी। मेरा मतलब यह नहीं था। उसकी आवाज ने उसके बहानों को काट दिया। बस बस करो। मैंने तुम्हें यह तुम्हारी सफाई सुनने के लिए नहीं दिखाया। मैंने तुम्हें ये इसलिए दिखाया क्योंकि तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें अब क्यों नहीं चाहता। वह और पास आया। उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ी हुई थी। तुम जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही वो उसे दे दिया जो मेरा था। ये शब्द उनके बीच हवा में लटके रहे, आखिरी और तबाह करने वाले जो हमारे पास था। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास, ये चीजें हमारी होनी चाहिए थी, पवित्र। लेकिन तुमने उन्हें किसी और को दे दिया, जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं था। तुमने उसे अपने हिस्से दिए जो हमारी शादी के थे, और तुम उसे वापस नहीं ले सकती। वो चला गया है, रिया। हम जा रहे हैं। नहीं। रिया रो पड़ी, खड़ी होकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। नहीं, ये नहीं गया है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं उसके साथ सब खत्म कर दूंगी। तुम जो चाहोगे मैं करूंगी। थेरेपी, काउंसलिंग, कुछ भी। प्लीज राज, मुझसे गलती हुई, लेकिन हम इससे आगे बढ़ सकते हैं।
उसने उसके हाथ को अपनी बाह पर देखा, फिर धीरे से लेकिन मजबूती से उसे हटा दिया। गलती बिल का भुगतान करना भूल जाना या बहस में गलत बात कहना होता है। तुमने जो किया वो एक चुनाव था। कई चुनाव, असल में सैकड़ों। उसने फोल्डर की ओर इशारा किया। हर मैसेज, हर झूठ, हर बार जब तुमने उसे छुआ, वे सब चुनाव थे। मुझे पता है, मैंने गड़बड़ की। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। क्या तुम? सवाल शांत था, लेकिन चुभने वाला था गहरी। क्योंकि जहां मैं खड़ी हूं, वहां से प्यार ऐसा नहीं दिखता। प्यार सुबह 3 बजे मैसेज डिलीट नहीं करता। प्यार किसी और के साथ समय बिताने के लिए झूठी मीटिंग नहीं बनाता। प्यार मेरी आंखों में देखकर ये नहीं पूछता कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, जबकि उसने दोपहर किसी और आदमी के बिस्तर पर बिताई हो। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी बातों की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। राज खिड़की की ओर वापस चला गया। उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे। मैं महीनों से अंदर ही अंदर मर रहा था रिया। हर दिन ऐसा दिखावा कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा दिखावा कर रहा था कि सब ठीक है, जबकि मेरी दुनिया बिखर रही थी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह कैसा लगता है? दुनिया में जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसे देखना और एक अजनबी को देखना। यह सोचना कि क्या हमारे बीच कुछ भी कभी सच था। यह सच था। मैंने जोर देकर कहा, हमारे बीच सब कुछ सच था। यह रोहन के साथ। रोहन, राज की आवाज सपाट थी। तो उसका नाम, वो आदमी जो मेरी पत्नी के साथ सो रहा था। रोहन। रिया को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। घबराहट में उसने ऐसी जानकारी दे दी थी जो वो शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता था? सब कुछ पहले ही सबके सामने आ चुका था। वो बस। उसने ऐसे शब्द ढूंढने की कोशिश की जिससे बात और खराब ना हो। वो बस क्या? बस कोई जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। बस कोई जिसने तुम पर ध्यान दिया। बस कोई जिसने तुम्हें खास महसूस कराया। राज का शांत मुखौटा टूटने लगा था। क्या हम काफी नहीं थे रिया? क्या मैं काफी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम हमेशा काफी थे। ये तुम्हारे बारे में नहीं था। क्या ऐसा नहीं था? वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि वे हमेशा यही कहते हैं, है ना? ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। लेकिन ये एक झूठ है जो हम खुद से कहते हैं असली सच्चाई से बचने के लिए। ये मेरे बारे में था। तुम्हें खुश न रख पाने की मेरी नाकामी, तुम्हें खुश न कर पाने की मेरी नाकामी, इसे न रोक पाने की मेरी नाकामी। रिया ने कहा। उसके चेहरे से ताजे आंसू बह रहे थे। ये मेरी गलती है, मेरी कमजोरी, मेरा धोखा। तुमने किसी चीज में फेल नहीं किया, तो फिर क्यों? सवाल गलत तरीके से निकला। शांति का सारा दिखावा आखिरकार खत्म हो गया। अगर मैंने नहीं किया, अगर ये मेरे बारे में नहीं था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने 10 साल की शादी क्यों बर्बाद कर दी? तुमने हमारे साथ मिलकर बनाई हर चीज को क्यों खतरे में डाला? रिया ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो कैसे समझा सकती थी जो वो खुद पूरी तरह से नहीं समझती थी? उत्साह, ध्यान, जिस तरह से रोहन ने उसे फिर से जवान और चाहा हुआ महसूस कराया था, यह सब बहुत सती, बहुत बेकार लग रहा था जब उसकी तुलना उस चीज से की जाए जो वो खो रही थी। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से फुसफुसाया। मेरे पास कोई अच्छा जवाब नहीं है, कम से कम ये ईमानदार है। राज ने फोल्डर उठाया, उसे ऐसे पकड़ा जैसे वो लाखों का हो। मैं पिता के केबिन में जा रहा हूं। मैं 1 हफ्ते के लिए चला जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ। एक घबराहट उन्हें घेर लेती है, रिया जानती है। राज प्लीज, ये खत्म हो गया है रिया। ये महीनों पहले ही खत्म हो गया था। मुझे बस ये सुनना था कि तुम मुझे चाहती हो। ये देखना था कि तुम्हें कुछ महसूस होता है या नहीं। और अब मुझे मेरा जवाब मिल गया है। वो बेडरूम की ओर चला, फिर रुका। मुझे उम्मीद है कि वो इसके लायक था। मैं सच में, क्योंकि उसने तुमसे सब कुछ छीन लिया रिया। उस रात सो नहीं पाई, वो सो नहीं सकती थी। वो उस बेडशीट पर लेटी थी जिसे उसने 10 साल तक राज के साथ शेयर किया था, छत को घूर रही थी।
जैसे जैसे घंटे दर्दनाक धीमी गति से बीत रहे थे, घर की हर चरमराहट, हर दूर की आवाज उसे उम्मीद दिला रही थी कि वो वापस आएगा, कि उसने अपना मन बदल लिया है, कि ये बुरा सपना किसी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन सुबह सिर्फ खामोशी के साथ आई। उसे किचन काउंटर पर एक नोट मिला जो राज की साफ लिखावट में लिखा था, मैंने अगले महीने का किराया अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। जो भी फर्नीचर तुम चाहती हो ले लो, बर्तन, तस्वीरें, जो कुछ भी तुम्हारे लिए मायने रखता है रख लो। मुझे बस एक चीज चाहिए, सच। इसे लिखो, हर डिटेल, हर पल, हर कारण क्यों इसे टेबल पर छोड़ देना। जब तुम जाओगी तुम पर मेरा इतना हक है जैसे ही उसके हाथ। काम पे उसने सच पढ़ा। वो उन बातों को शब्दों में कैसे बयां करती जिन्हें वो खुद मुश्किल से समझ पाई थी। लेकिन उसे ये करना था, उसे उसका बहुत कुछ देना था। उसने काम से छुट्टी ले ली और एक खाली नोटबुक लेकर किचन की टेबल पर बैठ गई। घंटों तक वो खाली पन्ने को देखती रही। पेन हाथ में था। ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि कहां से शुरू करूं। आखिरकार उसने लिखना शुरू किया। ये फरवरी में कंपनी रिट्रीट में शुरू हुआ था। रोहन मुंबई ऑफिस से गेस्ट स्पीकर थे जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हमें एक वर्कशॉप एक्सरसाइज के लिए साथ में रखा गया था। वो आकर्षक, मजेदार, बात करने में आसान थे। उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम के कोलैबोरेशन पर बात करने के लिए मेरा नंबर मांगा। रिया उस पल को याद करके रुकी। वो कितना मासूम लग रहा था। जब उसके फोन पर उनका पहला टेक्स्ट मैसेज आया तो उसे एक छोटा सा रोमांच महसूस हुआ। मैसेज कैजुअल थे, काम के सवाल, इंडस्ट्री के आर्टिकल, हानिरहित मजाक। फिर एक रात तुम सो रहे थे और मैं प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर स्ट्रेस में थी। उन्होंने मैसेज करके पूछा कि मैं कैसी हूं। हमने घंटों बात की। उन्होंने इस तरह से सुना कि मुझे लगा कि कोई मुझे समझ रहा है। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ दोस्ती है। अब शब्द तेजी से आ रहे थे। एक कन्फेशन पन्नों पर उतर रहा था। जब वो मीटिंग के लिए शहर आए तो हम कॉफी के लिए मिले, फिर लंच के लिए, फिर डिनर के लिए। मैंने तुमसे कहा कि मैं अपने कलीग्स के साथ हूं, जो टेक्निकली सच था। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि हर बार हम दोनों ही होते थे। जब भी हम मिलते बातचीत गहरी और ज्यादा पर्सनल होती गई। उन्होंने मुझे अपने तलाक, अपने अकेलेपन के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कैसा लगता है कि कोई मुझे देखता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैंने जिंदगी की रूटीन में खुद को खो दिया है। रिया ने अपने गालों से आंसू पोंछे। पहली बार हमने डिनर के बाद पार्किंग गैरेज में किस किया, जो बहुत देर तक चला। मुझे दूर हट जाना चाहिए था, मुझे इसे रोक देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने उन्हें वापस किस किया और उस पल मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने सालों से महसूस नहीं किया था। लापरवाह, जवान, चाहा हुआ। मुझे लगा कि मैं रिया हूं, सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, सिर्फ वो औरत नहीं जो बिल भरती है और कपड़े धोती है और हर दिन एक जैसा जीती है। उसने होटल के कमरों, झूठ, उस दोहरी जिंदगी के बारे में लिखा जो उसने इतनी सावधानी से बनाई थी। उसने उस गिल्ट के बारे में लिखा जो हर मुलाकात के बाद उसे परेशान करता था। और जिस तरह से उसने उसे दबाया, उसे भी सही ठहराया। खुद से कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं दोनों चीजें रख सकती हूं, हमारी शादी की सुरक्षा और अफेयर का रोमांच। मैंने खुद से कहा कि मैं चीजों को अलग अलग रख रही हूं, कि जो तुम नहीं जानते वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं हर चीज के बारे में गलत थी। दोपहर तक रिया ने 20 पन्ने भर दिए थे। उसके हाथ में ऐंठन आ गई थी। उसकी आंखें रोने से जल रही थी, लेकिन वो लिखती रही। राज सच का हकदार है, चाहे वो कितना भी बदसूरत क्यों न हो। उसके फोन पर रोहन का मैसेज आया है, ब्यूटीफुल, आज रात फ्री हो, तुम्हारी याद आ रही है। और उसने मैसेज को देखा। उसे उसके लिए सिर्फ नफरत महसूस हुई, लेकिन ज्यादातर खुद के लिए। उसने जवाब में टाइप किया, ये सब खत्म हो गया है, मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। फिर उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये एक छोटा सा इशारा था। उसने जो बर्बाद किया था उसके सामने इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये कुछ तो था। वो अपनी राइटिंग पर वापस लौट आई। मुझे नहीं पता कि ये कब खत्म होता। अगर तुम्हें पता नहीं चलता, ये सबसे शर्मनाक हिस्सा है। मैं झूठ में इतनी गहरी थी कि शायद मैं इसे अनिश्चित काल तक जारी रखती।
मैंने खुद को यकीन दिला दिया था कि ये मैनेजेबल है, टिकाऊ है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना पागलपन लगता है। जैसे ही शाम हुई, रिया ने उस दोपहर के उस पल के बारे में लिखा जब असलियत में उसे झटका लगा था। वो पैकिंग करने के लिए बेडरूम में गई और खुद को अपनी शादी के दिन की तस्वीर पकड़े हुए पाया। वे बहुत जवान, बहुत उम्मीद से भरे, पूरी तरह से प्यार में दिख रहे थे। उस तस्वीर में मौजूद महिला ये देखकर डर जाती कि मैं क्या बन गई हूं। तुम मुझसे पूछते हो कि क्यों उसने लिखा। मैं पूरे दिन इसी बारे में सोच रही हूं। असली जवाब रोहन या उपेक्षित महसूस करना या कोई भी ऊपरी कारण नहीं है। असली जवाब यह है कि मैं स्वार्थी और कायर थी मुझे बूढ़ा होने का, शादी की दिनचर्या का, अपनी मां जैसा बनने का डर था आरामदायक। लेकिन चुपचाप दुखी होने के बजाय, तुमसे उन डरों के बारे में बात करने के बजाय और हमारे रिश्ते पर काम करने के बजाय, मैं किसी ऐसी चीज की तरफ भागी जिसने मुझे फिर से जवान महसूस कराया। मैंने आसान गलत रास्ते को चुना, बजाय इसके कि हमने जो बनाया था उसे बनाए रखने की कड़ी मेहनत करते रिया ने 30 पेज भर दिए। इससे पहले कि उसने आखिरकार लिखना बंद कर दिया, उसका कन्फेशन पूरा कच्चा और बिना फिल्टर किया हुआ था। हर बदसूरत सच, हर तर्क, कमजोरी का हर पल, सब कुछ सामने आ गया। वो अपार्टमेंट से गुजरी हुआ पिछली बार अपना सामान इकट्ठा करते हुए ज्यादातर फर्नीचर जो उन्होंने साथ खरीदा था उसने छोड़ दिया। उसे ले जाना गलत लग रहा था, जैसे चोरी करना। उसने अपने कपड़े, अपनी किताबें, कुछ पर्सनल चीजें पैक की, बाकी सब कुछ जो जिंदगी उन्होंने बनाई थी वो पीछे छोड़ गई। बाहर जाते समय उसने नोटबुक किचन टेबल पर रख दी जिस पर उसकी शादी की अंगूठी रखी थी। वो वहां थोड़ी देर खड़ी रही, उस सिंपल सोने की अंगूठी को देखती रही जिसका मतलब हमेशा के लिए था। अब वो बस एक टूटे हुए वादे की तरह लग रही थी। उसका फोन बजा, उसकी मां का। रिया ने उसे वॉइसमेल पर जाने दिया। वो सफाई नहीं दे सकती थी, अपनी मां की आवाज में आने वाली निराशा को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो बाद में आएगी। उसने अपनी कार में कुछ बक्से लोड किए जिनमें उसकी जिंदगी थी और शहर के दूसरी तरफ अपनी बहन के अपार्टमेंट चली गई। रीमा ने दरवाजा खोला और पजामे में थी। उसने रिया के चेहरे को एक नजर देखा और बिना सवाल पूछे उसे अंदर खींच लिया। वो जानता है, रिया ने बस इतना कहा और पूरी तरह टूट गई रीमा ने उसे गले लगाया जब वो रो रही थी। कोई झूठी दिलासा नहीं दी, कोई खोखला भरोसा नहीं दिलाया। वे दोनों जानते थे कि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे मीठे शब्दों और आइसक्रीम से ठीक किया जा सकता था। तुम क्या करने जा रही हो? रीमा ने आखिरकार पूछा। जब मेरे आंसू कम हो गए थे, मुझे नहीं पता, रिया ने माना। एक अपार्टमेंट ढूंढूंगी, तलाक के वकीलों का पता लगाऊंगी, इससे बचने की कोशिश करूंगी। क्या तुम उससे प्यार करती हो? राज के सवाल ने रिया को एक शारीरिक चोट की तरह मारा। हा भगवान, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा किया है, बस मैं इसे नजरअंदाज कर गई। मैं बोर हो गई और बेवकूफ और स्वार्थी हो गई और अब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया है। क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की है? सच में बात करने की? शायद कोई शायद नहीं है। रिया ने उसे धीरे से रोका। तुमने उसकी आंखें नहीं देखी रीमा, वो हार मान चुका है और उसे ऐसा ही होना चाहिए। मैं दूसरे मौके की हकदार नहीं हूं, मैं उसकी माफी की हकदार नहीं हूं। मुझे बस ये पता लगाना है कि मैंने जो किया है उसके साथ कैसे जीना है। उस रात रीमा के सोफे पर लेटे हुए रिया खुद को रोक नहीं पाई। पिछले 3 महीनों को याद कर रही थी। वे सभी संकेत जो उसने मिस किए थे, या ज्यादा सही कहें तो नजरअंदाज किए थे। जिस तरह से राज धीरे धीरे दूर हो गया था, उसकी मुस्कान कम होती जा रही थी, उसके स्पर्श कम गर्म होते जा रहे थे। उसने उसने इसे काम के तनाव और एक लंबी शादी के सामान्य उतार चढ़ाव का नतीजा माना। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे पता था कि वह चुपचाप दुख झेल रहा था जबकि वो अपना धोखा जारी रखे हुए थी। इसकी क्रूरता ने उसकी सांस रोक दी। उसे कैसा लगा होगा जब वो उसे अपने काम के इवेंट्स के लिए तैयार होते हुए देखता था, ये जानते हुए कि वो असल में कहाँ जा रही है। उसने वो शांत मुखौटा कैसे बनाए रखा जब उसकी दुनिया बिखर रही थी और उसे एहसास हुआ कि वो अपने पति को बिल्कुल नहीं जानती थी। उसने सोचा था
कि उसने ऐसे इंसान से शादी की है जो चिल्लाएगा, जो लड़ेगा, जो तुरंत उसका सामना करेगा। इसके बजाय उसने ऐसे इंसान से शादी की थी जिसमें एक शांत ताकत थी, जिसने उसे पीछे हटने, देखने और सोच समझ कर फैसले लेने पर मजबूर किया। कोई ऐसा जो उससे इतना प्यार करता था कि उम्मीद करता था कि वो उसके पास वापस आएगी, लेकिन खुद का इतना सम्मान करता था कि जब वो नहीं आई तो उसे जाने दिया। उसने उसे हर तरह से कम आंका था और अब उसने उसे खो दिया। राज केबिन के डेक पर खड़ा होकर झील के ऊपर सूरज उगते हुए देख रहा था। पानी एकदम शांत था, जिसमें गुलाबी और नारंगी आसमान की रोशनी शीशे की तरह दिख रही थी। ये वैसी सुबह थी जो रिया को बहुत पसंद आती। वो हमेशा जल्दी उठने वाली थी, हमेशा उसे जगाकर सूरज उगते हुए देखने वाली। लेकिन रिया यहां नहीं थी और वो फिर कभी नहीं होगी। उसने पिछली रात उसका कन्फेशन पढ़ा था, पूरे 30 पेज। उसने खुद को हर शब्द पढ़ने के लिए मजबूर किया, भले ही हर वाक्य एक गहरे चुभते चाकू जैसा लग रहा था। उसे जानना था, समझना था, सच सुनना था, जिसके बारे में वो महीनों से सोच रहा था। कुछ बातों ने उसे हैरान कर दिया था। लिखने में उसकी सेल्फ अवेयरनेस की गहराई उसके कामों की लापरवाही से बिल्कुल अलग थी। वो समझती थी कि उसने क्या गलत किया है, अपनी नाकामियों को दर्दनाक साफ गोई से बता सकती थी। लेकिन समझना और अलग तरह से चुनना दो अलग अलग बातें थी, और उसने हर मौके पर गलत चुना था। जिस बात से सबसे ज्यादा दुख हुआ वो फिजिकल धोखा नहीं था, हालांकि वो भी काफी दर्दनाक था, बल्कि ये पढ़ना था कि वो रोहन के साथ कितना जिंदा महसूस करती थी, कितना जवान, लापरवाह और आजाद। क्योंकि इसका मतलब था कि राज के साथ उसने इसका उल्टा महसूस किया था, मरा हुआ, बूढ़ा, फंसा हुआ। उनकी शादी, उनकी साथ की जिंदगी उसके लिए एक पिंजरा बन गई थी। उसे कितना याद आ रहा था। उसने ये क्यों नहीं देखा कि जिस औरत से वो प्यार करता था वो उनके रूटीन के बोझ तले धीरे धीरे घुट रही थी। लेकिन जब वो खुद से ये सवाल पूछ रहा था तो राज जानता था कि ये गलत थे। शादी में बातचीत जरूरी है। अगर रिया नाखुश थी तो उसे उससे बात करनी चाहिए थी। वे कहीं घूमने जा सकते थे, अपना रूटीन बदल सकते थे, काउंसलिंग के लिए जा सकते थे, कुछ नया ट्राई कर सकते थे। इसके बजाय उसने अपने वादे तोड़ने का फैसला किया, रोमांच और किसी और को ढूंढने का। उसकी बाह, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसका भाई विकी। तुम कैसे हो? राज ने 2 दिन पहले विकी को सब कुछ बता दिया था। किसी ऐसे से बात करने की जरूरत थी जो जज न करे। विकी उसकी तरफ से बहुत गुस्से में था, लेकिन ज्यादातर उसने सिर्फ सुना। मैं ठीक हूं, राज ने जवाब में टाइप किया, जो सिर्फ थोड़ा सच था। बहुत पढ़ रहा हूं, बहुत सोच रहा हूं, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके बिना मैं कौन हूं। ये सब में सबसे अजीब हिस्सा था, राज 12 साल से उनके साथ था, 10 साल से शादीशुदा। वो उसकी पत्नी बनने से पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। पिछले 10 सालों में उसने जो भी बड़ा फैसला लिया था वो उसे ध्यान में रख कर लिया था। अब उसे फिर से एक अकेले इंसान की तरह सोचना सीखना था, सिर्फ अपनी चाहतों के आधार पर फैसले लेना। ये आजादी देने वाला और डरावना दोनों लग रहा था। जब तुम वापस आओ तो हमारे साथ रहना, विकी ने टेक्स्ट किया। गेस्ट रूम तैयार है, तुम्हें अभी अकेला नहीं रहना चाहिए। राज ने ऑफर की सराहना की, लेकिन वो अपने भाई के परिवार के लिए सहानुभूति भरी नजरों और सावधानी भरी बातचीत के लिए तैयार नहीं था। वो दया का पात्र बनने के लिए तैयार नहीं था। उसने दिन भर केबिन के आसपास पगडंडियों पर हाइकिंग की, अपने शरीर को तब तक धकेला जब तक उसकी मांसपेशियां दर्द न करने लगी, और उसका मन शांत हो गया। शारीरिक थकावट से निपटना आसान था। चलते फिरते भावनात्मक दर्द को वो लगभग भूल सकता था, लगभग। लेकिन जब वो उस शाम थका हुआ और पसीने से लथपथ केबिन में लौटा तो खामोशी ने उसे फिर से जकड़ लिया। अब यही उसकी जिंदगी थी,
खाली कमरों में घर लौटना, अकेले खाना बनाना, किसी के साथ अपना दिन शेयर करने वाला कोई नहीं, उसके घटिया चुटकुलों पर हंसने वाला कोई नहीं, सोफे पर साथ बैठने वाला कोई नहीं। उसने जिस सुबह घर छोड़ा था, उसी सुबह अपनी शादी की अंगूठी उतार दी थी। वो घर पर बाथरूम के काउंटर पर रखी थी। जहां अब मैं गिरफ्तार हूं, 2 सोने के गोले जो कभी हमेशा के लिए प्यार की निशानी थे, अब सिर्फ धातु थे। राज के वकील ने शुरुआती तलाक के कागज भेजे थे, स्टैंडर्ड नो फॉल्ट डिवोर्स। उसने समझाया, इलिनॉइस में तलाक के लिए बेवफाई का सबूत जरूरी नहीं है। हम साफ सुथरे बंटवारे की कोशिश करेंगे। तुम अपार्टमेंट रख लो, क्योंकि तुम इसे अकेले अफोर्ड कर सकते हो। वो अपनी कार ले लेगी, तुम लोग सेविंग्स अकाउंट बांट लोगे। ये सीधा सादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बच्चे शामिल नहीं है। कोई बच्चे नहीं, ये किसी दिन की योजना थी जब वे और सेटल हो जाएंगे, जब वे ज्यादा यात्रा करेंगे, जब सही समय आएगा। अब राज को इसके बारे में राहत और दुख का मिलाजुला एहसास हो रहा था। राहत कि कोई बच्चे नहीं थे जिन्हें अपने माता पिता के तलाक से गुजरना पड़ता, उस भविष्य का दुख जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन जो उसे कभी नहीं मिलेगा। केबिन में अपनी चौथी रात को राज ने आखिरकार खुद को रोने दिया। सच में रोया। वे खामोश आंसू नहीं जो वो महीनों से अकेले गेस्ट रूम में बहाता था, बल्कि गहरी, दिल दहला देने वाली सिसकियां जो कहीं अंदर से आ रही थी। वो उस शादी के लिए रोया जो उसने खो दी थी, उस औरत के लिए जिससे वो प्यार करता था, जो अब अजनबी बन गई थी, उस भविष्य के लिए जो उससे छीन लिया गया था, उस भरोसे के लिए जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। वो तब तक रोया जब तक वो खाली नहीं हो गया, और फिर उस खालीपन में उसे कुछ अनजानी क्लैरिटी मिली। ये सिर्फ रिया के धोखे के बारे में नहीं था, ये उनकी शादी की धीमी मौत में उसकी अपनी मिलीभगत के बारे में था। वो आरामदायक हो गया था। उसने कोशिश करना बंद कर दिया था। उसने अपने रिश्ते को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया था। उसने मान लिया था कि यार काफी है कि जो नींव उन्होंने बनाई थी वो बिना मेंटेनेंस के उन्हें संभाले रखेगी। वो गलत था। राज ये कंट्रोल नहीं कर सकता था कि रिया ने क्या किया था, लेकिन वो ये कंट्रोल कर सकता था कि वो आगे क्या करेगा। वह चुन सकता था कि ये उसे बर्बाद कर दे, कड़वा और बंद हो जाए, उसके धोखे को उसकी बाकी जिंदगी तय करने दे, या वो अलग तरह से चुन सकता था। वो इससे सीखने का चुनाव कर सकता था, ये समझने का कि रिश्तों को एक्टिव पार्टिसिपेशन, लगातार बातचीत की जरूरत होती है, जानबूझकर कोशिश करने की, ताकि वो उन चेतावनी के संकेतों को पहचान सके जिन्हें उसने इस बार नजरअंदाज कर दिया था, ताकि वो उन्हें फिर कभी नजरअंदाज न करे। इससे एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जिसने कुछ भयानक झेला हो और मजबूत होकर बाहर आए। ये आसान नहीं होगा। दर्द अभी भी ताजा था, कभी कभी बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां डेक पर बैठकर एक एक करके तारों को निकलते हुए देखकर राज ने खुद से एक वादा किया, वह ठीक हो जाएगा, वो बढ़ेगा, वो उस तरह का आदमी बनेगा जो अपनी जिंदगी के इस चैप्टर को पीछे मुड़कर देख सके और इसे एक अंत के बजाय एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखे। उसने अपना फोन उठाया और अपने भाई को टेक्स्ट किया, मैं वो गेस्ट रूम ले लूंगा, मुझे यहां कुछ और दिन दो, फिर मैं वापस आने के लिए तैयार हूं। विकी का जवाब तुरंत आया, मैं यहां रहूंगा। तुम्हारे भाई राज कई दिनों में पहली बार मुस्कुराया। उसकी शादी खत्म हो गई थी, उसका दिल टूट गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पास परिवार, दोस्त, एक करियर था जिसे वो प्यार करता था। जिन चीजों को उसने नजरअंदाज किया था वो खुद था, और शायद अभी के लिए ये काफी था। उसने इम्मा के बारे में सोचा कि क्या वो ठीक है, क्या वो अपनी बहन के साथ रह रही है, क्या उसे अभी तक कोई अपार्टमेंट मिला है। उसका एक हिस्सा उससे संपर्क करना चाहता था, ये पक्का करने के लिए कि वो सुरक्षित है, लेकिन वो जानता था कि अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसे इस मुश्किल से खुद ही रास्ता निकालना होगा, जैसे वो अपना रास्ता निकाल रहा था। राज अंदर गया और अपनी नोटबुक निकाली। अगर रिया अपनी सच्चाई लिख सकती है तो वो अपनी लिख सकता है। उसे ये समझने की जरूरत थी कि क्या हुआ था उसके अंदर घूम रही भावनाओं के उथल पुथल को समझने के लिए। प्रिय रिया, उसने शुरू किया, हालांकि वो जानता था कि वो इसे कभी नहीं भेजेगा। तुम मुझसे पूछती हो
कि मैं तुम्हें अब क्यों नहीं चाहता, यहां असली जवाब है वो जो मैं तब नहीं कह सका जब तुम मेरे सामने खड़े थे। उसने सुबह तक लिखा, महीनों से अपने अंदर दबाए हुए सब कुछ बाहर निकाल दिया, दर्द, गुस्सा, धोखा, लेकिन वो प्यार भी जो सब कुछ के बावजूद अभी भी मौजूद था। वे यादें कि वे इस सब के टूटने से पहले कैसे थे, जो हो सकता था उसका दुख। और इसे लिखते हुए उसने इसे जाने देना शुरू कर दिया 3 महीने बाद। राज अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। अब वो उनका अपार्टमेंट नहीं था, सिर्फ उसका उसने फर्नीचर फिर से लगाया था, बेडरूम को नेवी ब्लू रंग से पेंट किया था, नई कलाकृतियां लगाई थी, उसकी और रिया की तस्वीरें पैक करके रख दी थी, नष्ट नहीं की थी, लेकिन अब वे दिखाई नहीं दे रही थी। तलाक 2 हफ्ते पहले फाइनल हो गया था। 10 साल की शादी और कोर्ट हाउस में 15 मिनट में खत्म हो गई। पहला महीना बहुत मुश्किल था। उसने खुद को काम में झोंक दिया, अकेला रहने से बचा, हर शाम अपने भाई विकी के घर बिताई। लेकिन धीरे धीरे तेज दर्द कम हो गया जिससे वो जी सकता था। उसने थेरेपी शुरू की, एक साइकिलिंग क्लब में शामिल हुआ, पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ा। उसकी जिंदगी अब अलग थी, लेकिन ये उसकी थी। उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर से मैसेज आया, राज, ये रिया है। मुझे पता है कि मुझे तुमसे संपर्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि मैं और रोहन साथ नहीं है। हमें पता है, सच में सब कुछ ही हफ्तों में बिखर गया। मैंने बिना किसी वजह के अपनी शादी बर्बाद कर दी। मुझे बहुत अफसोस है, तुम इससे बेहतर के हकदार थे। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। राज ने बहुत देर तक मैसेज को देखा, ये जानकर कि उसका अफेयर कुछ भी नहीं था। उसे राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन उसे सिर्फ दुख हुआ। वो समझ गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, कि उसने उसे किसी और के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि ये उसकी अपनी टूटी हुई हालत के बारे में था। लेकिन इससे कुछ नहीं बदला, धोखा वही था। उसने ध्यान से टाइप किया, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखने का रास्ता ढूंढ लोगे। विनम्र, दूर का, आखिरी ऐसा मैसेज जो आप किसी जान पहचान वाले को भेजते हैं, उस इंसान को नहीं जिसके साथ आपने अपनी पूरी दुनिया बिताई हो। रिया का जवाब जल्दी आया, अब भी दयालु होने के लिए धन्यवाद। तुम हमेशा बेहतर इंसान थे। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूं। बाय राज। अलविदा रिया। राज ने अपना फोन नीचे रखा और खिड़की के पास चला गया। शहर उसके सामने फैला हुआ था, जिंदगी और संभावनाओं से भरा हुआ। कहीं बाहर रिया फिर से शुरुआत कर रही थी। वे दोनों अपनी बाकी जिंदगी में जो हुआ उसे साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अब वे इसे अलग अलग लेकर चलेंगे। उसकी डोरबेल बजी। उसकी फोटोग्राफी क्लास की सारा उसे गैलरी ओपनिंग के लिए लेने आई थी। वो स्मार्ट, मजेदार थी। उसके साथ रहना आसान था। अभी तक कुछ भी रोमांटिक नहीं था। वो तैयार नहीं था, लेकिन उसकी दोस्ती एक जीवन रेखा थी। तैयार हो? उसने पूछा जब उसने दरवाजा खोला। राज ने कहा, अपना जैकेट पकड़ते हुए, चलो चलते हैं। जैसे ही वे शहर की ओर जा रहे थे, सारा ने उसके वीकेंड के प्लान के बारे में पूछा। राज को एहसास हुआ कि उसके पास विकल्प थे, एक साइकिलिंग ट्रिप, विकी की बर्थडे पार्टी या फोटोग्राफी वर्कशॉप। उसकी जिंदगी अब खाली नहीं थी, ये अलग थी। लेकिन ये थी गैलरी में, शानदार ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से घिरा हुआ। राज को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ। न कि सब कुछ खत्म होने का दुख साफ सुथरा नहीं था, बल्कि स्वीकार करने का। वो ये मान सकता था कि उसकी शादी असली और सार्थक थी। भले ही उसका अंत बुरा हुआ हो, वो रिया से बहुत प्यार करता था। साथ ही ये भी जानता था कि वो बहुत क्रूर हो सकती है। उसने उस रात उससे कहे अपने शब्दों के बारे में सोचा, तुमने पहले ही वो दे दिया जो मेरा था। ये सच था। उसने विश्वास, अंतरंगता, ये विश्वास कि वे एक टीम थे, सब कुछ दे दिया था। वे चीजें हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उसने सब कुछ नहीं लिया था। उसने फिर से प्यार करने की उसकी क्षमता, किसी दिन भरोसा करने की उसकी क्षमता, आत्मसम्मान की भावना नहीं ली थी। उन चीजों को उसने बचाया और किसी तरह
बरकरार रखा रिया ने उसका दिल तोड़ा था, लेकिन उसने उसे नहीं तोड़ा था। वहां एक था, अंतर जैसे ही उसने एक खाली सड़क पर फैली एक इमारत की परछाई की तस्वीर देखी, राज को एक नई सच्चाई समझ में आई। बाद में सुंदरता ढूंढना सीखना, खाली जगहों में संभावना देखना, परछाई उतनी ही तस्वीर का हिस्सा थी जितनी रोशनी। सारा उसके बगल में दिखाई दी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है, राज ने धीरे से कहा, कि अंत और शुरुआत हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक जैसे दिखते हैं। ये सब नजरिए की बात है। वो मुस्कुराई। ये बहुत फोटोग्राफर वाली बात है। राज हंसा, एक असली हंसी जिसने उसे हैरान कर दिया। जब उसने आखिरी बार ऐसे हंसा था उसे याद नहीं था। और शायद ये ठीक था। शायद पिछली बार याद न रखने का मतलब था कि वो अगली बार के लिए तैयार था। वे गैलरी से बाहर निकले जैसे ही सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। राज ने अपने चेहरे पर शाम की हवा महसूस की और कुछ गहरा महसूस किया। वो ठीक हो जाएगा, आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन आखिरकार घाव भर जाएगा। लेकिन निशान का मतलब था ठीक होना, उनका मतलब था जीवित रहना। उसका फोन उसकी जेब में। शांत रहा। रिया फिर से टेक्स्ट नहीं करेगी। वो अलविदा आखिरी था। और राज इसके लिए आभारी था, इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करता था, बल्कि इसलिए कि उन दोनों को अलग अलग आगे बढ़ना था। 6 महीने बीत चुके थे। शहर वही था, सड़कें वही, कैफे वही, लेकिन रिया के भीतर सब कुछ बदल चुका था। वो अब अपनी बहन के घर नहीं रहती थी। एक छोटा सा किराए का फ्लैट, 3री मंजिल पर, खिड़की से बस एक नीम का पेड़ दिखता था। सुबह की धूप उसी पत्तों से छनकर आती और हर दिन उसे याद दिलाती कि जिंदगी अभी रुकी नहीं है। वो काम पर समय से जाती थी। अब देर रात मीटिंग नहीं होती थी। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सच के साथ जीना कहीं ज्यादा मुश्किल था। रातें सबसे भारी होती। दिन में वो खुद को व्यस्त रखती, काम, योग क्लास, थेरेपी। पर जैसे ही लाइट बंद होती, राज की आवाज उसके दिमाग में लौट आती। तुमने पहले ही वो दे दिया जो मेरा था। वो वाक्य उसकी रीढ़ में आज भी सिहरन दौड़ा देता। राज की जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अलग रफ्तार से। वो अब अकेला नहीं रहता था, पर पूरी तरह भरा हुआ भी नहीं था। उसका अपार्टमेंट साफ था, व्यवस्थित, कुछ ज्यादा ही। थेरेपी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, खासकर ये कि हर खामोशी शांति नहीं होती। सारा अब उसकी दोस्त से कुछ ज्यादा थी, और कुछ कम भी। दोनों साथ हंसते थे, बातें करते थे, पर राज ने अपने दिल पर एक अदृश्य ताला लगा रखा था। वो फिर से टूटने के लिए तैयार नहीं था। एक शाम, अचानक, कॉफी शॉप, बारिश के बाद की गीली सड़कें, और दरवाजा खोलते ही रिया, वो भी वही थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही रुक गए, जैसे किसी ने समय को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया हो। रिया पहले बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। राज ने भी कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने सिर हल्का सा हिलाया, बस इतना ही। वो इशारा छोटा था, लेकिन उसमें नफरत नहीं थी, बस दूरी थी। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। वो मुड़ी और काउंटर की ओर बढ़ गई। उसे वहीं से निकल जाना चाहिए था, पर उसके पैर नहीं हिले। कुछ मिनट बाद राज की आवाज आई, शांत, संभली हुई। कैसी हो? इतना साधारण सवाल, और फिर भी इतना भारी। ठीक हूं, उसने सच कहा, कम से कम जितना सच वो कह सकती थी। तुम? मैं भी। दोनों जानते थे कि ये पूरा सच नहीं है। बारिश तेज हो गई थी। खिड़की के बाहर पानी की धाराएं ऐसे बह रही थी जैसे शहर भी कुछ धो देना चाहता हो। मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रोका, रिया ने धीरे से कहा। बस, अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊं। राज ने सिर हिलाया। नहीं, ये जरूरी नहीं है। कुछ पल की चुप्पी। फिर उसने जोड़ा, हम अजनबी नहीं हैं, रिया। कम से कम पूरी तरह तो नहीं। रिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं जानती हूं कि माफी सब कुछ ठीक नहीं करती, उसने कहा।
मैं ये उम्मीद भी नहीं करती। मैं बस चाहती थी कि तुम जानो मैं बदलने की कोशिश कर रही हूं। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। राज ने उसे देखा, पहली बार, बिना गुस्से के, बिना बचाव के। मैं जानता हूं, उसने कहा, और ये अच्छी बात है। उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन कुछ चीजें वापस नहीं आती, और कुछ रिश्ते बस वहीं तक होते हैं। रिया ने सिर झुका लिया। ये जवाब उसे पहले से पता था। फिर भी राज ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बुरा इंसान नहीं मानता, बस वो इंसान नहीं जिसके साथ मैं आगे चल सकूं। ये दया नहीं थी, ये ईमानदारी थी, और अजीब तरह से ये उसे सुकून दे गई। बारिश धीमी पड़ने लगी। रिया ने अपना कप उठाया। ख्याल रखना, राज, उसने जवाब दिया। तुम भी। कोई गले मिलना नहीं, कोई वादा नहीं, बस दो लोग जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, अब अपने अपने रास्तों पर। बाहर निकलते हुए रिया ने महसूस किया, दर्द अब भी था, लेकिन वो पहले जैसा कच्चा नहीं रहा था। और राज, वो खिड़की से बाहर देख रहा था, परछाइयां और रोशनी दोनों साथ। शायद यही जिंदगी थी। पूरा उजाला नहीं, पूरी अंधेरी भी नहीं, जारी रहेगा।